वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया टॉपिक कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने की क्षमता। जैसा कि हमने सेक्शन 10 में जाना, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, संविदा के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं, एक संविदा वैध कैसे बनता है, वैलिड कैसे बनता है, इसके बारे में आपको सेक्शन 10 में बताया गया। सेक्शन 10 में हमें पता चला कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो फ्री कंसेंट के साथ किए गए हैं, कॉम्पिटेंट पार्टीज के द्वारा किए गए हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ किए गए हैं और जो कि वॉइड एग्रीमेंट नहीं है, ये सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। तो वहां सेक्शन 10 में हमें एक बात पता चली कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। संविदा करने के लिए जो पक्षकार होने चाहिए वो होने चाहिए सक्षम, कॉम्पिटेंट। ये बात कहाँ बताई गई थी? सेक्शन 10 में, कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। संविदा करने के लिए पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। ये बात धारा 10 में बताई गई। अब हु इज कॉम्पिटेंट, सक्षम कौन है, कॉम्पिटेंट कौन है, इसके बारे में हमें बताता है सेक्शन 11 कि कौन कौन से व्यक्ति कॉम्पिटेंट हैं, संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है। ये बात बताएगा सेक्शन 11। याद रखेंगे, संविदा करने के लिए पक्षकार सक्षम होने चाहिए। ये बात कौन सी धारा बताती है? सेक्शन 10। सेक्शन 10 ये बताता है कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एंड हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने के लिए सक्षम है कौन पक्षकार, ये बात हमें सेक्शन 11 बताता है। तो हमें यहाँ क्या बताया गया है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट किस में है? सबसे पहला व्यक्ति जो मेजर है यानी वयस्क है। अब वयस्क व्यक्ति कौन है, मेजर व्यक्ति कौन माना जाता है? इंडियन मेजोरिटी एक्ट, भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875, इसका है सेक्शन 3, जो हमें बताता है कि हु इज मेजर। तो जहां हमें बताया गया कि अबव 18 इयर्स जो पर्सन्स हैं उनको मेजर माना जाएगा, बिलो 18 को माइनर कहा जाएगा, अवयस्क कहा जाएगा। 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को अवयस्क कहा जाएगा और जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है वे व्यक्ति मेजर वयस्क कहलाएंगे। तो हमारे भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अनुसार मेजर व्यक्ति वो है जिसने कि 18 साल की उम्र पूरी कर ली है। दूसरी बात यहाँ पे क्या बताई गई, कौन होना चाहिए व्यक्ति कॉम्पिटेंट? पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क का है, जो साउंड माइंड का है, स्वस्थ मस्तिष्क का है, वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। अब हु इज साउंड माइंड, हु इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, कैसे पता लगाएंगे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 में। यहाँ साउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बताया गया है। जनरल क्राइटेरिया हम अभी समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय at the time of formation of contract he can understand about the nature of the contract and what are the consequences of that contract upon his interest। ऐसा व्यक्ति कहलाएगा पर्सन ऑफ साउंड माइंड, जो व्यक्ति संविदा करते समय उस संविदा से उसके अपने हितों पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानने और समझने की जो क्षमता रखता है, वो व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति कहलाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन होना चाहिए? पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए। और तीसरी बात यहाँ ये बताई गई, नॉट डिक्लेयर्ड डिस्क्वालिफाइड, ऐसा व्यक्ति संविदा करने के अयोग्य नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। हमारी विधि ने जहां कहीं कुछ लोगों को डिस्क्वालिफाई कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया कि ये व्यक्ति संविदा नहीं कर सकता, तो वो डिस्क्वालिफाइड या अयोग्य व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है, कोई दिवालिया व्यक्ति है, कोई कन्विक्टेड पर्सन है, या अगर मान लीजिए कि कोई एनिमी कंट्री के व्यक्ति के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या मानी गई है? डिस्क्वालिफिकेशंस मानी गई है। जहां लॉ ने, विधि ने ही बार लगा रखी है, वो व्यक्ति संविदा नहीं कर पाएगा। तो हमें इन 3 टॉपिक्स को देखना है। सबसे पहला, कॉम्पिटेंट व्यक्ति होना चाहिए मेजर, दूसरा साउंड माइंड, स्वस्थ मस्तिष्क का, और तीसरी बात नॉट डिक्लेयर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी विधि द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। अब इन 3 पॉइंट्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। इसका मतलब ये हुआ
कि जो सेक्शन 11 की 3 बातें हमने जानी, इसका मतलब ये हुआ कि माइनर इज इनकॉम्पिटेंट पार्टी। अवयस्क कौन है? संविदा करने में सक्षम नहीं है, यानी माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, राइट? माइनर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं हो सकती, मेजर ही हो सकता है। ये बात सेक्शन हमें बता रहा है यहाँ पे। सेक्शन 10 ने भी बताया, प्लस 11 ने बताया कॉम्पिटेंसी के बारे में। अब सवाल ये आ जाता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट्स? अवयस्क के करारों की प्रकृति क्या होगी? क्योंकि ऐसा तो सिचुएशन कई बार आएगा कि एक पार्टी माइनर होगी, देन उस एग्रीमेंट का नेचर क्या होगा, उस संविदा की प्रकृति क्या माने हम? उसे करार माने, संविदा माने, शून्यकरणीय संविदा माने, क्या माने? इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे आगे टॉपिक, व्हाट इज द नेचर ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट्स? अवयस्क के करारों की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ हम डिस्कस करते हैं एक केस, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। हम यहाँ एक छोटी सी चीज डिस्कस भी कर लें कि जब भी कभी हम मेंस के एक पेपर लिखने वाले हैं, मेंस आंसर राइटिंग के टाइम पर आपको केसेस का प्रेजेंटेशन करते समय थोड़ा ध्यान देना है। केसेस का प्रेजेंटेशन आप इस तरीके से करें, बजाय इसके कि आपने एक ही लाइन में केस का नाम लिखा, आप इस तरीके से यूज करें। आप इसे ब्लॉक भी बना सकते हैं, आगे आप साइटेशन लिख सकते हैं, 1903 का ये मामला है। इस तरह से आप केस का प्रेजेंटेशन करें तो बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं मोहरी बीवी धर्मोदास घोष जो मामला है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ एक ये इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है, इसे ध्यान रखना है। इसने हमें प्रिंसिपल जो दिया है, कई बार जब लॉ में कोई वैक्यूम होता है तो उस वैक्यूम को फिल किससे किया जाता है? जुडिशियल प्रेसिडेंट के द्वारा। वैसे तो लॉ बनाने का काम किसका है? लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, विधायिका कानून बनाती है। और जुडिशरी का काम क्या है? उस कानून को लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, उस कानून को लागू करना, एनफोर्स कराना। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जबकि किसी कानून में किसी बात का वैक्यूम है, लॉ का कहीं वैक्यूम है, कहीं जवाब हमें नहीं मिल पा रहा, तो उस वैक्यूम को फिल करने का काम कौन करता है? जुडिशरी करती है, अपने डिसीजंस के द्वारा। जुडिशियल प्रीसिडेंट्स, न्यायिक पूर्व निर्णय, जो कि कानून बन जाते हैं, जो विधि बन जाते हैं। ठीक ऐसा ही अभी हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ सेक्शन 10 और 11 से ये तो पता चला कि माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यहाँ ये पोजीशन तो क्लियर ही नहीं की गई है कि माइनर के एग्रीमेंट का नेचर क्या होगा, अवयस्क के करार की प्रकृति क्या होगी। ये हमें इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं बताया नहीं जा रहा। तो ये बात फिल की गई थी जुडिशियल प्रेसिडेंट के द्वारा, न्यायिक पूर्व निर्णय के द्वारा। इस केस को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस केस में एक माइनर है जिसका नाम धर्मोदास घोष है, राइट? ये अपनी मदर के साथ रहते हैं, इनके परिवार में इनकी मदर है और ये माइनर लड़का रहता है। इसने लोन लेने के लिए एक मनी लेंडर ब्रह्मोदत्त के यहाँ पर अप्लाई किया। ब्रह्मोदत्त जो कि कौन था? गांव का साहूकार। तो ब्रह्मोदत्त के पास ये जाता है कि मुझे लोन चाहिए। कौन जाता है? धर्मोदास, जो कि कौन है? माइनर। अब ब्रह्मोदत्त जो कि गांव का साहूकार है, इसका कहना क्या है कि डू यू हैव एनी प्रॉपर्टी? सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास कोई संपत्ति है जिसे आप बंधक रखो तो मैं आपको लोन दे सकता हूँ। किसी प्रकार की सिक्योरिटी चाहता है, ये प्रतिभूति चाहता है। तो माइनर के पास एक जमीन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के और लोन लेना चाहता है। ब्रह्मोदत्त को इसने बताया, धर्मोदास ने, कि मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के लोन आपसे ले सकता हूँ, मेरे पास सिक्योरिटी के लिए वो प्रॉपर्टी है। मनी लेंडर ब्रह्मोदत्त ने अपने एडवोकेट केदारनाथ केदारनाथ से कहा कि जस्ट फाइंड आउट द मैटर, व्हाट इज द रियल पोजीशन, क्या ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति की है या नहीं, हम इसे लोन दे सकते हैं या नहीं, आप इस मैटर को फाइंड आउट करके और लीगल प्रोविजंस के साथ मुझे बताएं।
केदारनाथ ने जब मैटर को देखा तो इसे पता चला कि ये धर्मोदास घोष नाम का जो व्यक्ति है ये तो माइनर है, यानी कि ये इनकॉम्पिटेंट पार्टी है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लोन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अचल संपत्ति को बंधक रखना, मॉर्गेज मॉर्गेज रखवाना प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को, ये कॉन्ट्रैक्ट भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये व्यक्ति कौन है, माइनर है। तो केदारनाथ एडवोकेट ने ब्रह्मोदत्त को इस बात की जानकारी दी कि ये कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है बिकॉज पार्टी धर्मोदास जो है वो माइनर है। लेकिन ब्रह्मोदत्त इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहता है क्योंकि उसका इरादा क्या है, इस मनी लेंडर का उस जमीन को अपने पास हासिल करना। तो लोन देके वो इस जमीन को हथियाना चाहता है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या करना चाहता है, इस ट्रांजैक्शन को करना चाहता है। इसने एडवोकेट मार्शल से कहा कोई रास्ता फाइंड आउट कीजिए जिससे कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जा सके। एडवोकेट केदारनाथ ने कहा हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो मॉर्गेज डीड होगी, इस डीड के साथ हम एक एफिडेविट सिग्नेचर करके अटैच कर देते हैं, जिस एफिडेविट में लिखा होगा कि ये व्यक्ति माइनर है। धर्मोदास घोष जो है, सॉरी माइनर नहीं मेजर है, ये व्यक्ति कौन है, एक मेजर व्यक्ति है। ये हम उससे एज के बारे में डिक्लेरेशन एफिडेविट पे ले लेते हैं और जब ये बात खुद लिख रहा है कि वो मेजर व्यक्ति है तो उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस एज के डॉक्यूमेंट को, एफिडेविट को हम साथ में अटैच कर देते हैं। ब्रह्मोदत्त को ये रास्ता ठीक लगा, इसने कहा इट्स ओके, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। तो मॉर्गेज डीड, बंधक विलेख तैयार हुआ, उसके साथ में एक शपथ पत्र भरवाया गया माइनर से इस बात का कि वो व्यक्ति वयस्क है, वो मेजर व्यक्ति है, ऐसी बात धर्मोदास घोष से लिखवा के और ये डॉक्यूमेंट मॉर्गेज डीड के साथ अटैच कर लिया गया। जमीन कहाँ आ गई, जमीन दे दी गई ब्रह्मोदत्त मनी लेंडर को और यहाँ लोन का पैसा किसके पास आ गया, धर्मोदास घोष के पास आ गया। इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जबकि लीगली ये कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता था क्योंकि सेक्शन 11 ने क्या कहा था, माइनर इज इनकॉम्पिटेंट। अब आगे कहानी में क्या होता है, माइनर की मदर इस बात पे, जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी होती है वो इस बात पर ऑब्जेक्शन करती हैं, वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए न्यायालय में आवेदन करती हैं। उनका कहना यह है कि मेरा बेटा माइनर है, ये कॉम्पिटेंट नहीं है, संविदा नहीं कर सकता, जमीन को बंधक देने का इसे अधिकार नहीं है। लोअर कोर्ट ने ही इसके मामले में फैसला दे दिया। लोअर कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही है, माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जमीन जो है वो क्या की जाए, वापस लौटा दी जाए। तो इस तरह से वो जो प्रॉपर्टी थी एक्स नाम की वो कहाँ आ गई, वापस आ गई। लेकिन जो लोन का अमाउंट था, वो लोन का अमाउंट अभी ब्रह्मोदत्त को देने का आदेश नहीं दिया गया। ब्रह्मोदत्त ने क्या किया, जमीन तो लौटा दी। अब यहाँ जब कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन ये होती है कि उसे पूरा नहीं किया जा सकता, कोई एग्रीमेंट वॉइड है या कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो एक रेमेडी जिसे हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन यानी प्रत्यास्थापना, ये रेमेडी, ये उपचार पक्षकारों को मिलता है जिसका अर्थ होता है टू रीस्टोर, वापस एक दूसरे स्थान पर पक्षकार जैसे पहले थे, संविदा करने के पहले जैसी पोजीशन थी पार्टीज को, वैसे उनको ले आना। यानी जिस भी पक्षकार का जो सामान है, वस्तु है, पैसा है, वो एक दूसरे को वापस लौटा देंगे। तो यहाँ पे होना क्या था, ब्रह्मोदत्त को जमीन लौटानी थी और इस माइनर को पैसा लौटाना था, लोन लौटाना था। तो यहाँ ब्रह्मोदत्त ने को तो आदेश दे दिया गया कि आप जमीन वापस लौटा दीजिए, लेकिन लोन लौटाने का, लोन का पैसा देने का आदेश माइनर को नहीं मिला। तो रेस्टिट्यूशन की रेमेडी यहाँ पे नहीं मिली। तो यहाँ पर हायर कोर्ट में अप्लाई किया गया, हायर कोर्ट में भी यहाँ पर उसको रिलीफ या रेमेडी नहीं मिली। तो इसके बाद ये मामला कहाँ गया है, प्रीवी काउंसिल। ये मामला 1903 का मामला है। तो उस समय अपीलें कहाँ जाती थी, प्रीवी काउंसिल में। तो ये अपील गई है प्रीवी काउंसिल में। उस समय जब ये अपील गई है, उस अपील के टाइम पे यहाँ पर ब्रह्मोदत्त की डेथ हो चुकी है और उसकी जगह पार्टी कौन है, उसकी वाइफ मोहरी बीवी, इसलिए इस केस का नाम है मोहरी बीवी धर्मोदास घोष, राइट। तो यहाँ पार्टी मोहरी बीवी है। प्रीवी काउंसिल में इनका कहना क्या है कि मुझे लोन का पैसा जो है वो वापस मिलना चाहिए, मैंने जमीन दे दी है, अब मुझे भी रेमेडी मिले, मुझे भी रेस्टिट्यूशन की रेमेडी मिलनी चाहिए।
और इसके लिए इन्होंने हेल्प ली, जो ग्राउंड लिए वो लिए सेक्शन 64 और सेक्शन 65 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मुझे रेमेडी मिलनी चाहिए। सबसे पहले इन्होंने सेक्शन 64 की बात कही, इन्होंने कहा मुझे रेमेडी सेक्शन 64 में मिलनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 64 कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, शून्यकरणीय संविदा है, तो रेस्टिट्यूशन की रेमेडी मिल जाएगी, पार्टीज को रेस्टिट्यूशन की रेमेडी मिल जाएगी अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। यहां पर कोर्ट ने कहा दिस इज क्लियर कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है। एक्चुअली हमारा इंडियन लॉ जो है वो पीछे पीछे किसके चलता है, कॉमन लॉ, इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ है, और इंग्लैंड में उस समय माइनर के कॉन्ट्रैक्ट की पोजीशन ये थी कि वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट शून्यकरणीय संविदा माना जाता है। तो यहाँ पर मोहरी बीबी ने इसी बात का प्ली लिया कि भाई माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट और अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, और सेक्शन 64 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो ये कहता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रेस्टिट्यूशन की रेमेडी मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये पैसा मिलना चाहिए, लोन का पैसा मिलना चाहिए। तो यहाँ लॉ ने मना कर दिया, नो सॉरी, ये माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं है, इंडिया में ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वॉइड एग्रीमेंट है। क्या कहा, माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट कौन सा है, वॉइड एग्रीमेंट, शून्य करार, ये कह दिया। तो इन्होंने कहा, मोहरी बीवी ने कहा ओके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है, आप कह रहे हो ये वॉइड एग्रीमेंट है, तो मुझे कौन सी रेमेडी दे दो, सेक्शन 65 की रेमेडी दे दो। सेक्शन 65 क्या कहता है, सेक्शन 65 में दो बातें कही गई हैं। कहा गया है कि व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, अगर किसी करार के शून्य होने का पता चले या कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो तो रेस्टिट्यूशन की रेमेडी मिल जाएगी। कौन कौन सी दो पोजीशन बताई, व्हेन एन एग्रीमेंट इज, अगर कोई एग्रीमेंट डिस्कवर्ड हुआ है टू बी वॉइड, अगर किसी करार के शून्य होने का पता चलता है, और या दूसरी पोजीशन, ये तो पहली पोजीशन है 65 की, और दूसरी पोजीशन क्या है, अगर संविदा शून्य है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, तो इन दो सिचुएशंस में कौन सी रेमेडी मिल जाएगी, रेस्टिट्यूशन की रेमेडी मिल जाएगी। यहाँ पे 65 ये कहता है। तो अब यहाँ ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, ये तो क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है, माइनर के साथ किया गया, लेकिन लॉ यहाँ पे क्या कह रहा है, लैंग्वेज क्या है, एन एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, जिस करार का बाद में हमें पता चला, लेटर ऑन डिस्कवर हुआ, डिस्कवर का मतलब क्या, पहले से कोई चीज है और अपन ने उसको खोजा है बाद में, चीज तो पहले से मौजूद है, हमें पता नहीं था, हमें बाद में डिस्कवर हुई, तो डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, उसका शून्य होने का पता आपको बाद में चला कि ये शून्य करार है, तो फिर ये सेक्शन रेमेडी देता है। अब इस कहानी में अपन शुरुआत में जाएं तो वहां तो इनिशियल स्टेज पे ही यहाँ पार्टीज को पता था, उस मनी लेंडर ब्रह्मोदत्त को ये पता था कि वो माइनर के साथ एग्रीमेंट में एंटर होने जा रहा है, उसे बाद में कहाँ पता चला, उसे तो पहले से ही पता था, डिस्कवर लेटर ऑन नहीं हुआ ये। इसीलिए सेक्शन 65 की रेमेडी भी यहाँ नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड नहीं था, ये वॉइड एग्रीमेंट था जिसका की नॉलेज पहले से पार्टीज को था, तो पहले से अगर पार्टीज को नॉलेज है तो ये रेमेडी नहीं देगा 65। अगर यहाँ पे पार्टी को नहीं पता होता कि वो किसी माइनर के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, उसे वो मेजर समझ रहा है जबकि वो एक्चुअली माइनर है, ये जानकारी नहीं थी, तब तो सेक्शन 65 रेमेडी दे देता, लेकिन अभी यहाँ रेमेडी नहीं मिल पाएगी क्योंकि पार्टीज को पहले से ही माइनॉरिटी की नॉलेज थी, तो यहाँ रेस्टिट्यूशन की रेमेडी नहीं मिल पाई, और यहाँ से एक प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ कि माइनर्स एग्रीमेंट आर वॉइड एब इनिशियो, क्या माने जाएंगे, शुरुआत से ही शून्य माने जाएंगे, ये प्रिंसिपल, माइनर्स एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो, अभ्यस्त के करार प्रारंभ से ही शून्य होते हैं, ये प्रिंसिपल दिया गया।